ओके, देखिए, अभी तक हम 6 सेशंस कर चुके हैं और 6 सेशंस में हमने जो इकोनॉमीज़ कवर की हैं, वो 3 इकोनॉमीज़ कवर की हैं। पहली थी सोशल डेटिंग विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरी थी प्रीपेड रेंटल एनएफटीज़ और तीसरी थी हमारी अर्बन विलेज इकोनॉमी। देखिए, ये पूरा का पूरा जो कोर्स है क्रिप्टो एज़ केयर, ये इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि आपको ये नजर आए कि क्रिप्टो हमारी सोसाइटी में किस तरह से फैल जाएगा आने वाले समय में। जैसे आप अगर आज से 15 साल पीछे चले जाएं, तो आप कभी ये नहीं सोच सकते थे कि क्रिप्टो 3 या 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, डिफाई आएगा, एनएफटी आएगा, इन्फोफाई आएगा, वेब 3 गेमिंग आएगा, डी पिन आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। तो जिस तरह से पिछले 15 साल में आप ये नहीं सोच सकते थे कि ये सब कुछ होगा, उसी तरह से आम इंसान ये नहीं सोच सकता कि भाई अगले 15 साल जो आज 2026 से लेकर 2040 तक का जो समय रहेगा, उसमें क्या होने वाला है। तो ये जो इकोनॉमी है, इसका जो खाका मैं एक विजुअलाइजेशन बना रहा हूं, इसका पर्पस ये है कि इसके अंदर से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे और उसमें मैंने 8 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं और आज मैं चौथा सेक्टर जो है आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो बेसिकली एग्रीकल्चर का सेक्टर है। और इस एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर आप मुझे एक प्रोजेक्ट कोई बताइए जो आपको लगता है कि आज की तारीख में क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है और एग्रीकल्चर के अंदर वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। एनीबडी? मुश्किल होगा, है ना? वो इसलिए कि अभी पूरी की पूरी क्रिप्टो के अंदर क्रिप्टो एज केयर का जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स है, पूरी की पूरी सोच है, वो है ही नहीं। मेरी भविष्यवाणी ये है कि अगले 25 सालों में 2050 तक क्रिप्टो 200 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगा। 200 ट्रिलियन। सो आज अगर ये 3 1 ट्रिलियन के आसपास है, तो ये समझ लीजिए कि 80 गुना, तो इतने बड़े साइज की इकोनॉमी होगी और ये दुनिया की लगभग सारी आबादी को अफेक्ट करने वाली है। तो वहां पर इतने बड़े बड़े सेक्टर्स, जैसे सोशल डेटिंग के ऊपर अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है, प्री पेरेंटल एनएफटीज पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, या अर्बन विलेज इकोनॉमीज की कोई बात ही नहीं कर रहा है। और आज जो मैं एग्रीकल्चर की बात करने जा रहा हूं, उसकी कोई भी बात ही नहीं कर रहा है। उसका रीजन ये है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, उस दुनिया के अंदर, जिसको आप फिएट करेंसी की दुनिया कहते हैं, और उस दुनिया का एक बड़ा स्पेशल किस्म का फीचर होता है जो आम लोगों को महसूस नहीं होता। हम मनी की दुनिया के अंदर रहते हैं और वो मनी बेसिकली डेट है। 90% मनी कर्जा है जो हमने फ्यूचर से बोरो कर लिया है। अब एआई आ रहा है और उसमें उस कर्जे को पे बैक करने की हमारे पास ताकत नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास उस किस्म की नौकरियां नहीं होंगी जिसमें हम रुपये कमाएंगे, डॉलर कमाएंगे। तो जब वो नहीं रहेगा, तो ये जो इतना बड़ा मनी का पहाड़ हमने खड़ा किया हुआ है, ये कर्जे के पहाड़ में बदल जाएगा। तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं, दुनिया नहीं खत्म होगी, क्योंकि फिएट करेंसीज तो आज से लगभग 100 साल पहले ही आई थी ना। उससे पहले भी तो दुनिया चल रही थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम मल्टीपल करेंसी रिजीम में जा रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की दुनिया में जा रहे हैं, और उसका मैं एक खाका आपके सामने बना रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने मोटा मोटा ये जो अगले 20-25 साल का एक खाका बनाया है, उसके अंदर ये पहला हमने जो सेंटर में है, अटेंशन इकोनॉमी, ये पहले किया है। उसके बाद हमने जो इसके अंदर हाउसिंग इकोनॉमी का प्रीपे रेंटल एनएफटी का सेक्टर किया है, मतलब आप इनका साइज देखिए, ट्रिलियंस में। और उसके बाद हमने इसके अंदर अर्बन विलेज का, ये जो हैबिटेट इकोनॉमी का अभी तक डिस्कशन किया है, और आज मैं इसके अंदर कार्बन इकोनॉमी की बात करने जा रहा हूं। देखिए, मैं आपके सामने एक नहीं, दो नहीं,
कम से कम 10-12 यूज केसेस पेश करने जा रहा हूं जो क्रिप्टो के हैवी यूज केसेस हैं। ओके, अब इसको आपको थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करिए कि हिंदुस्तान में कितने किसान हैं। हिंदुस्तान की लगभग लगभग 45% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में है। वर्कफोर्स एम्प्लॉयमेंट, चाहे कम एम्प्लॉयमेंट है ज्यादा, एक वो एक अलग बात है, बट 45% वर्कफोर्स आप इसको आप लगा लीजिए कि ये मोटा मोटा लगभग 30-32 करोड़ लोग बनते हैं। और एग्रीकल्चर इकोनॉमी हिंदुस्तान के जीडीपी का आज लगभग 15 से 20% के बीच में है। तो इसका जो साइज है वो लगभग लगभग मैं कह रहा हूं 500 बिलियन डॉलर है। 500 बिलियन डॉलर। आप मुझे बताइए, क्या आपने जो स्पेशलिटी टी और कॉफी होती है उसके पैकेजेस सप्लाई चेन में बड़े आराम से हम कि जहां वो स्पेशलिटी टी पैदा हुई वहां से आपके हाथ में उसके अंदर कोई टेम्परिंग नहीं हुई, पेपर पैकेज नहीं खुला वगैरह वगैरह, ये सप्लाई चेन का फीचर बड़े आराम से ERC 115 एक NFT स्टैंडर्ड है जिसके जरिए आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर असम के किसी खास बागान में 60,000 रुपया किलो 60,000 रुपया किलो की एक स्पेशलिटी टी मिलती है, या कोची के पास कहीं 80,000 रुपए किलो की कोई स्पेशलिटी कॉफी मिलती है, तो उसके छोटे छोटे 100-100 ग्राम के पैकेजेस अगर वो सप्लाई चेन के जरिए आप तक पहुंचाए तो आपको अगर ओरिजिनल चीज मिल रही है तो आप उसका सही भाव देने को राजी होंगे। इस यूज केस का आप साइज देखिए, सिर्फ कॉफी और टी इंडस्ट्री के अंदर ही, ठीक है। कितने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो फ्लिपकार्ट जैसे पर एग्रीकल्चर के लिए है, ओके, जहां पर आपको लॉयल्टी का जो कूपन मिलेगा, कैशबैक, वो क्रिप्टो में मिलेगा। जैसे आज आपने एक प्लेटफॉर्म सुना होगा, सेट बैक शायद नाम का प्लेटफॉर्म है, जो वाई कॉम्बिनेटर ने उसको स्पॉन्सर भी किया हुआ है। वहां आप जो भी खरीदते हैं आपको कैशबैक बिटकॉइन में देते हैं। उसी तरह से माइक्रो लैंडिंग, ओके, ये फार्मर्स के लिए कार्बन कॉइन, लार्ज प्लेयर्स, इंडिया भी कार्बन कॉइन्स लॉन्च कर सकता है। अब मान लीजिए फ्रैक्शनलाइजेशन का कुछ करना, आपने एक 100 एकड़ का एक बहुत बड़ा फार्म बनाया, पर वो फार्म के अंदर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी आपने यूज की जिसको कहते हैं सिल्वो पास्चर। सिल्वो पास्चर एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर बेसिकली आप खेती के अंदर बड़े पेड़ भी लगा सकते हैं, छोटे पेड़ भी लगा सकते हैं, फसल भी उगा सकते हैं, वहां छोटे छोटे जानवर मवेशी भी साथ साथ रख सकते हैं। वो इस तरह का मॉडल है जिसके अंदर आपको एक्सटर्नल यूरिया, एक्सटर्नल पेस्टिसाइड, एक्सटर्नल इंसेक्टिसाइड पर बहुत ज्यादा डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर इस लैंड की कीमत मान लीजिए मार्केट में 50 करोड़ है, तो 50 करोड़ की के अगर उन्होंने छोटे छोटे एनएफटीज बना दिए जाएं, छोटे छोटे फ्रैक्शंस बना दिए जाएं, तो उसके अंदर ये बिल्कुल एक जैसे स्टॉक मार्केट की कंपनी की तरह होता है वैसे बन जाएगा। तो जस्ट इमेजिन कि हिंदुस्तान के अंदर कितने करोड़ हेक्टेयर जगह है जहां पर फ्रैक्शनलाइजेशन ऑफ लैंड इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर आप पूरा लैंड रजिस्ट्री सिस्टम आप एनएफटी के जरिए मैनेज कर सकते हैं ऑन चेन, विच मीन्स अगर दुबई से, कनाडा से, लंदन से कोई एनआरआई जमीन खरीदना चाहता है तो वो सिंगल क्लिक से जमीन खरीद सकता है। इस लेवल के ब्लॉकचेन के यूजेज ऑलरेडी पॉसिबल है, ओके। और छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज किसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? क्रेडिट, कर्जा। उसको कर्जा क्यों चाहिए? वो साहूकार के पास जाता है और साहूकार के पास जाके कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मुझे फसल उगानी है, और फसल जब होएगी तो मुझे उम्मीद है कि मुझे लगभग 10 लाख रुपए की कमाई होएगी और उसमें से 2 लाख मैं तुम्हें पे बैक कर दूंगा। पर वो जो साहूकार है उससे 5% महीने का इंटरेस्ट चार्ज करता है, विच बेसिकली कम्स डाउन टू 60% पर एनम। अगर वही
रेवेन्यू रिसीट वारंट का एनएफटी के बेसिस पर वो एक ट्रेडेबल एनएफटी के लेवल पर पेमेंट होनी शुरू हो जाए, तो वो एक तरह से शॉर्ट ड्यूरेशन फाइनेंस हो जाएगा, डिफाई का हिस्सा बन जाएगा। तो सोचिए कि जब वो एनएफटी ट्रेडेबल होगा तो नेचुरली किसान को 60% पे नहीं करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 60% घटता 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 30-20 अल्टीमेटली वो जो इन्फ्लेशन के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके आसपास आ जाएगा। तो इस तरह का आप जस्ट इमेजिन करिए कि छोटा किसान कम वैल्यू का लोन ले सकता है, बड़ा किसान बड़े वैल्यू का लोन ले सकता है। टेक्नोलॉजी क्या है? रेवेन्यू रिसीट वारंट। जो काम आज बैंक कर रहे हैं या साहूकार कर रहे हैं, बैंक तो खैर बहुत कम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को क्रेडिट नहीं मिलता है तो साहूकार ही कर रहे हैं, तो जो प्राइवेट हाथों में है वो एंटरप्रेन्योर्स जनता के हाथ में सौंप सकते हैं। अगर मान लीजिए आज पंजाब सरकार या हरियाणा या राजस्थान या मध्य प्रदेश अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दे, पर वो स्टेबल कॉइन की जो बैकिंग है वो लैंड बेस्ड हो, यानी कि सरकार ने एक प्रोटोकॉल बना दिया, एक इंसान के पास 10 एकड़ जगह है, 10 एकड़ जगह का मान लीजिए 1 एकड़ जगह का दाम है 20 लाख रुपया, तो इसका मतलब है कि उसकी मार्केट वैल्यू 2 करोड़ रुपया होगी। सरकार प्रोटोकॉल बना दे कि आपकी जमीन की जितनी मार्केट वैल्यू है आप उसका अप टू 50% स्टेबल कॉइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, विच बेसिकली मीन्स कि आप 1 करोड़ का मार्केट में लोन ले सकते हैं और वो 1 करोड़ आप 2 या 3 हिस्सों में ले सकते हैं, यानी कि किसान के पास 30-35 लाख का अगर वो लोन लेना चाहता है तो इंस्टेंट ले सकता है। और इसमें अब सरकार को क्या फायदा है? सरकार को यह फायदा है कि वो जितने का लोन क्रिएट करेगा उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट फीस नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट फीस नहीं होगी, बट उसके ऊपर पर मंथ सॉरी पर एनम जो भी वो जितना भी वो वैल्यू का लोन क्रिएट करेगा, जितनी की मनी क्रिएट करेगा, उसका जो प्रिंट वैल्यू है उसका 1% स्टेट गवर्नमेंट को, 1% लोकल गवर्नमेंट को और 1% पर एनम सेंट्रल गवर्नमेंट को आएगा। इंटरेस्ट नहीं पे, जैसे आज इंटरेस्ट कहीं 12% है, 14% पर एनम है, वो उसको नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आपकी इंटरेस्ट पेमेंट जीरो हो गई और आपकी नेट फीस आ गई पर एनम 3%, और वो 3% सीधा सरकारों के पास जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास और लोकल पंचायत या लोकल म्यूनिसिपैलिटी के पास। दिस इज इजिली पॉसिबल, हर सरकार को इसकी जरूरत है, बट हमारे देश में क्रिप्टो वाले लोग अभी सिर्फ कॉइन्स की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो के सही यूजेज की बात जिसमें लोगों को भी फायदा है और सरकार को भी फायदा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, इसी तरह से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्रॉप इंश्योरेंस बड़े आराम से मैनेज की जा सकती है और थ्रू ऑरेकल्स की मान लीजिए वेदर के हिसाब से अगर कोई डैमेज होता है तो टेम्परेचर का कैप्चर किया जा सकता है, रेंज कैप्चर की जा सकती है, और ये सब ऑरेकल्स के जरिए हो सकता है। आप जस्ट इमेजिन करिए कि $500 बिलियन की इकोनॉमी, $500 बिलियन की इकोनॉमी के ऊपर अगर आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसका साइज क्या होगा। बट हमारे देश की या ओवरऑल क्रिप्टो की जो इकोनॉमी है उसके अंदर क्रिप्टो एज केयर की जो सोच है वो नहीं है। इसी कारण हम लोग घूम फिर के वही बुल बियर फेस के चक्कर में उलझे रहते हैं। और आज किसान को ये देखना है कि आज से 4 महीने बाद मेरी फसल का दाम क्या होगा, तो वो बड़े आराम से ऑन चेन डेरिवेटिव इशू कर सकता है और जहां पर उसको बड़े आराम से पता चल सकता है कि भी फेयर सेल ऑफ प्राइस क्या होगा। आज हाइपर लिक्विड छा रहा है, एस्टर छा रहा है, ये सब एक्सचेंजेस क्या कर रही हैं? ये हाइपर लिक्विड क्या कर रहा है? परपेचुअल्स बेचता है ना। परपेचुअल्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं, और डेरिवेटिव के अंदर इनसाइडर आपके आके गड़बड़ कर सकते हैं। यहां पर एक किसान अपने मौसम के हिसाब से सही प्राइस की डिस्कवरी चाहता है और सही प्राइस की डिस्कवरी के बेसिस पर वो बड़े आराम से ऑन चेन डाटा से एक राइट प्राइस
डिसाइड कर सकता है, इसकी प्रेडिक्शन मार्केट भी बन सकती है। सो इशू ये है कि क्या हम एग्रीकल्चर के अंदर क्रिप्टो को लेके आना चाहते हैं? दैट्स अ पॉइंट। अब आप थोड़ी देर के लिए इसका एक खाका बनाइए कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी फैली कैसे है, इसका साइज क्या है, इसकी डाइवर्सिटी क्या है। इसमें हॉर्टिकल्चर है, मतलब जिसमें फल आते हैं, फूल आते हैं, नट्स आते हैं। इसमें सीरियल्स और ग्रेन्स है, जिसमें कॉर्न, व्हीट, राइस, ये सब आता है। ऑयल सीड, शुगर क्रॉप्स, ट्यूब, मतलब अगर आप सिर्फ क्रॉप्स की इकोनॉमी देखें, सिर्फ क्रॉप्स, फसलों की, तो ये लगभग 4.4 ट्रिलियन डॉलर है। ये दुनिया की इकोनॉमी की बात बता रहा हूं मैं। और इसके अंदर अगर आप नेक्स्ट मेजर इकोनॉमिक सेगमेंट देखें, वो है एनिमल प्रोडक्शन, कैटल, शीप, चिकन, ये सारा। इसकी इकोनॉमी लगभग 4.5 ट्रिलियन है। और एक्वाकल्चर, शिप, श्रिम्प, प्रॉन्स, ये सारी फार्मिंग, ये लगभग 600 बिलियन डॉलर। और जो फॉरेस्ट और लॉगिंग है वो लगभग 1.1 ट्रिलियन है। ये मोटा मोटा लगभग 10 ट्रिलियन के आसपास तो सिर्फ इतना हिस्सा ही बनता है। और जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अलग है। आप इसके अंदर इसका साइज देखिए, इसकी डेप्थ देखिए, दिस इज डैम ह्यूज। इसके अंदर अगर आपके पास डोमेन एक्सपर्टीज है, तो आपके पास क्रिप्टो का सही इस्तेमाल करके इसके अंदर वैल्यू क्रिएशन बहुत बहुत बड़े लेवल पर पॉसिबल है। और ये देखिए, डिपेंडेंसी देखिए, आज हम एआई की बातें कर रहे हैं। एआई की बातें ज्यादा तौर पर तो सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों को इन्फेक्ट करेंगी, या बहुत जो हाई पढ़े लिखे लोगों को इफेक्ट करेंगी, या खासकर बड़े शहरों में इफेक्ट करेंगी। पर यहां देखिए, यहां एशिया और अफ्रीका में 40 से 60% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर 1.23 बिलियन लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो एक अर्बन फिनोमेना बन के रह गया है। हम क्रिप्टो के अंदर, शहर के अंदर, बड़ी कॉन्फ्रेंस हॉल्स के बाहर देख ही नहीं पाते हैं, जबकि साइज ऑफ दिस इकोनॉमी इज डैम ह्यूज, डैम ह्यूज, मतलब 10 ट्रिलियन डॉलर। और कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। ओके, अब सवाल ये है कि अब इसके अंदर किस सेक्टर के अंदर ग्रोथ है। आज जब जो हम इकोनॉमी एग्रीकल्चर की यूज कर रहे हैं, उसको मैं इंडस्ट्रियल मॉडल कहता हूं, कि आप खेत को एक फैक्ट्री मानते हैं। आपने 10 एकड़ जगह ली, 10 एकड़ की जगह के अंदर आपने ट्रैक्टर चलाया, उसके अंदर आपने बीज डाला, इंसेक्टिसाइड डाले, पेस्टिसाइड डाले, यूरिया डाला, फर्टिलाइजर डाला, ठीक। उसके 4 महीने बाद फसल तैयार होगी, उसमें कंबाइन लेके आए और कंबाइन से फसल काटी और फसल मार्केट में बेच दी। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, बट अगर आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल उसी प्रोसेस के जरिए वही इंसेक्टिसाइड, वही पेस्टिसाइड, वही केमिकल्स डालते जाएंगे और उतना ही पानी जमीन से निकालते रहेंगे, तो एक पॉइंट के बाद पानी बहुत नीचे चला जाएगा, तो बड़ी पावर का पंप लगाना पड़ेगा। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड महंगे हो रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो जब आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी और एग्रीकल्चर के अंदर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो किसान गरीब होना शुरू हो जाएगा। मुझे याद है, मेरे पिताजी कहा करते थे, क्योंकि मेरे नाना गांव में रहते थे, तो 1976 में, 1976 के अंदर एक किसान जब 2 क्विंटल अनाज जब बेचता था, तो वो 1 तोला सोना 10 ग्राम ऑफ गोल्ड बड़े आराम से खरीद सकता था। 2 क्विंटल, आज की तारीख में 1 क्विंटल बोरी लगभग 2000 रुपए के आसपास, 2200 के आसपास आती है। तो इसका मतलब है कि 4000 के आसपास की 2 क्विंटल अनाज आती है। और सोने का भाव है 1,35,000 रुपया, विच बेसिकली मीन्स कि इन 50 सालों में किसान लगातार गरीब होता हुआ है। क्यों गरीब हुआ है? क्योंकि उसकी इनकम फिएट करेंसी में थी, उसकी प्राइसिंग जो थी वो फिएट करेंसी में थी, और उसके ऊपर
उसको इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर का नुकसान होना शुरू हुआ। तो सवाल ये है कि अगर वो इस मॉडल से शिफ्ट होके रीजनरेटिव मॉडल में जाता है, मैं उसकी डिटेल्स आपके सामने लेके आऊंगा कि रीजनरेटिव का मतलब है कि जो उसकी इनपुट है, उसका जो बीज है, उसका जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, उसकी जो जमीन के ऊपर जो उसने पूरा का पूरा डिजाइन सिस्टम बनाया, अगर उस डिजाइन सिस्टम को चेंज करता है तो उसकी इनकम घटने की बजाय बढ़ सकती है। और आज के तर्क में ऐसा नहीं कि लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करते, सिल्वो पास्चर नहीं करते, करते हैं, बट अभी उसका मार्केट साइज जो है वो बहुत छोटा है। वो हार्डली 5-10 साल से ही वो सिस्टम शुरू हुआ है और वो लगभग $15 बिलियन का है, जबकि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का साइज है $13 ट्रिलियन। मतलब प्लस माइनस आप 1-2 ट्रिलियन कर सकते हैं। तो अगर आप इसके अंदर ट्रू कॉस्ट ऑफ फूड देखें, ट्रू कॉस्ट ऑफ फूड, आज हम जो खाते हैं और आज से 40 साल 50 साल पहले जो हमारा खाना था, हमें ऐसा दूर दूर से लगता है कि खाना नॉर्मल है। बट सवाल ये है कि आज हम ब्रेड बहुत ज्यादा खाते हैं, जो इंडस्ट्रियल फूड है। हम आज चावल ज्यादा खाते हैं, मैदा ज्यादा खाते हैं, जो अगेन इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड है। तो आज ओबिसिटी ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, हाइपरटेंशन ज्यादा है, गट प्रॉब्लम ज्यादा है, कैंसर ज्यादा है, ये सारी प्रॉब्लम्स। सवाल है कि ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा फूड पोल्यूट हुआ, फूड पॉइजन हुआ। तो इस 12-13 ट्रिलियन डॉलर में से अगर आप हेल्थ कॉस्ट निकालें, एनवायरमेंटल कॉस्ट निकालें, पानी जो धरती में और नीचे जा रहा है उसकी कॉस्ट निकालें, तो ये असल में घाटे का सौदा है। तो हमें इस मॉडल को चेंज करके, इंडस्ट्रियल मॉडल को चेंज करके रीजनरेटिव मॉडल में आना पड़ेगा। क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि टोटल वैल्यू क्या होती है। एक तो जो आपने प्रॉफिट कमाया, फिर आपने उसके अंदर क्या कार्बन लेवल पर जो, क्योंकि जब खेती होती है तो खेती में से कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाता है, और जितनी आप खेती करेंगे उतनी मिट्टी जो है काली की बजाय सफेद होती जाएगी, और जितनी मिट्टी सफेद होती जाएगी उतनी मिट्टी उड़ती रहेगी, और उसकी जो टॉप सॉइल होती है जिसको ह्यूमस बोलते हैं वो उड़ता जाएगा और मिट्टी बंजर होती जाएगी। जितनी मिट्टी बंजर होती जाएगी उसका पानी रिटेंशन उतना ही कम हो जाएगा, और उसका इम्यूनिटी, जो कीड़े मकोड़ों के खिलाफ जो उसकी इम्यूनिटी होती है उतनी ही कम होती जाएगी। तो आप, और उसके ऊपर जो कॉस्ट पोल्यूशन है, डू यू नो मीथेन क्रिएशन सबसे ज्यादा खेती में होता है, खासकर जब इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर होता है, और मीथेन जितना बढ़ता है उतना ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जिसे हम आज की तारीख में इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कह रहे हैं, वो एक तरह से सुइसाइडल इकोनॉमी है। जितना हम इसके अंदर गहरे जाते जाएंगे उतना हम इसके अंदर फंसते जाएंगे। ये बेसिकली उसी तरह का है जैसे कि हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, खुद भी हम कैरियर में अच्छे आईटी सेक्टर में आ गए, और अब आईटी सेक्टर में आने के बाद हमें पता चल रहा है कि भाई ये 2-4 साल के अंदर ये नौकरी खत्म हो जाएंगी, तो फिर क्या करेंगे? फिएट करेंसी आपको इस तरह से एक घोड़े की तरह बना देता है कि आपको इधर भी नहीं देखने देता, इधर भी नहीं देखने देता। वो कहते हैं कि बस ऐसे ही चलना है। तो ऐसे ही चलने का मतलब है कि आपकी हालत भेड़ बकरियों की तरह होती है कि सामने खाई है और अब आप खाई में ही छलांग मारेंगे। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। इस 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 ट्रेंड को अगर तोड़ना है तो उसको तोड़ने का एक ही तरीका है, क्रिप्टो। पर क्रिप्टो का कौन सा यूज केस आप किस सेक्टर में कैसे इस्तेमाल करोगे, यहां पर एक फाउंडर और एक कम्युनिटी का रोल सामने आता है। और यहां पर आता है कि आप इस पूरे मॉडल में अब क्या क्या कर सकते हो, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है। तो यहां पर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? रेजिलियंस का मतलब है कि अगर मैंने अपने परिवार के लिए एक खेत को अच्छे से मैनेज किया, तो मेरे बच्चों को उस खेत से जितनी दौलत मैं कमा पा रहा हूं उससे ज्यादा मेरे बच्चों को मिलेगी। ओके, ताकि
ये खेत की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती रहे, ना कि फर्टिलिटी कम होती रहे। रीजनरेशन का मतलब है कि इसका जो पोटेंशियल है, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन पोटेंशियल है, ये बढ़ता रहे। ओके। और फिर है सॉवरेनिटी, कि ये जो जमीन है, उस जमीन में जो हम बीज डाल रहे हैं, ये बीज किसके हैं? सरकार के हैं? नो, ये बीज हमारे हैं, कम्युनिटी के हैं। तो जब ये तीन चीजें हम अपने साथ ऐसे इकट्ठी करेंगे तो हमारे पास इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के मुकाबले में एक नया मॉडल बनेगा। और इसको ध्यान से एक बार और तरीके से समझिए, इसको एनर्जी लेवल पर समझिए। आज की तारीख में अगर हमें 1 क्विंटल अनाज पैदा करना है, 1 क्विंटल, उस 1 क्विंटल अनाज को पैदा करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? हमें खेत के अंदर ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। ट्रैक्टर जो है वो बेसिकली पेट्रोल या डीजल से चलता है। ट्यूबवेल चलाना पड़ता है जो फिर डीजल से चलता है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, यूरिया, फर्टिलाइजर, ये सब चाहिए। ये सब भी इंसेक्ट हाइड्रो कार्बन से आता है, उसकी फिर एनर्जी कॉस्ट है। फिर हम जब कंबाइन से फसल काटते हैं, फिर वहां पर एनर्जी आती है। तो 1 क्विंटल अनाज पैदा करने के लिए हम बेसिकली बहुत बड़े लेवल पर एनर्जी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और जितना एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उतना इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है। तो आज एक स्टडी हुई कि अगर हमें 1 कैलोरी अनाज पैदा करना, तो उसके लिए 10 कैलोरी एनर्जी हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ये है मूर्खता हमारे एग्रीकल्चर के इंडस्ट्रियल मॉडल की। और हम जितना उसके अंदर धंसते जा रहे हैं, उतना उससे बाहर आने की संभावनाएं हमारी कम हो रही हैं। तो दैट्स द रीजन कि मैं यहां ये कह रहा हूं कि जब तक आप उसके सामने रिजिलियंस, रीजनरेशन और सॉवरेनिटी, ये मॉडल नहीं लेके आएंगे जो आम जनता का मॉडल है, तब तक आप एग्रीकल्चर को नहीं बचा सकते। तो बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर इतना एनर्जी मैटर नहीं करती है जितनी राइट इंफॉर्मेशन और राइट लेबर मैटर करती है। ओके। और यहां पर आप क्यों सिर्फ धान और अनाज, ये सर्कल ही क्यों चलता है भाई? 6 महीने धान का, 6 महीने अनाज का। जबकि पर्माकल्चर के अंदर ये तो मोनोकल्चर हो कि एक ही फसल लगानी है, तो मोनोकल्चर। जबकि हमारे जंगल, हमारी जो पास्ट रहा है, हमने एक समय मल्टीपल फसलें उगाई हैं। अगर हम धान उगा रहे हैं तो धान के साथ 4 सब्जियां भी उगा रहे हैं, 4 सब्जियों के साथ 4 फ्रूट भी उगा रहे हैं, 4 फ्रूट के साथ 4 जड़ी बूटियां भी उगा रहे हैं। ठीक। और उन्हीं के बीच में हमारी बकरियां भी घूमती हैं, हमारे क्या कहते हैं, चिकन्स भी घूमते हैं, रूस्टर्स भी घूमते हैं। क्यों? क्योंकि वही उनका जो वेस्ट है वही खाद बन जाता है। और ये आज की तारीख में मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट और यूनाइटेड नेशंस कह रहा है। वंदना शिवा, नेट हेगन्स, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वो लोग कह रहे हैं। और इसमें अगर हम 3 से 5 महीने का एक ट्रांजिशन पीरियड रखें, तो हम किसी भी लैंड को, किसी भी मतलब किसी भी लैंड को हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, केमिकल लैंड से ऑर्गेनिक लैंड में तब्दील कर सकते हैं। और यहां पर आप सोचिए, रेवेन्यू रिसीट वारंट, एक किसान है मान लीजिए, उस किसान की जमीन है 10 एकड़, और वो पिछले 40 साल से किसानी कर रहा है, और अब उसकी पैदावार इतनी कम हो गई कि उससे प्रॉफिट भी बहुत कम होता है। वो मार्केट में आता है और मार्केट में अनाउंस करता है कि मैं अपनी जमीन की पैदावार जो है उसका 10% रेवेन्यू रिसीट वारंट में पेश करूंगा, और 1-1% के मैं 10 रेवेन्यू रिसीट वारंट इशू करता हूं। और उसका एक रिजर्व प्राइस रख देता है, मान लीजिए 5 लाख रुपया। ठीक।
और उसमें बिडिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। कोई ओपन सी या कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आता है, चाहे वो कॉइन डीसीएक्स करता है या कॉइन स्विच करता है या कोई भी करता है। लेट्स अज्यूम कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जो रेवेन्यू रिसीट वारंट फॉर एग्रीकल्चर लैंड का मॉडल लेके आता है डिफाई का। अब उस बंदे ने रेवेन्यू रिसीट वारंट इशू कर दिया 10 एकड़ की जमीन का, और वो जो वारंट है, जो इंसान खरीदेगा उसको उस जमीन पर आने वाले लगातार 20 साल जो भी टोटल प्रोडक्शन है उसका 10%, यानी कि अगर 1% का वारंट खरीदा तो 1% उसकी इनकम का, अगर उसने 5% खरीदा तो 5%, अगर 10% खरीदा तो 10%। अब थोड़ी देर के लिए अगर 50 लाख का वो क्रेडिट इस तरीके से जनरेट करने में कामयाब हो जाता है किसान एट 0 इंटरेस्ट, तो उसकी लायबिलिटी क्या है? उसकी लायबिलिटी है कि उसको अपनी फसल का, अपनी पैदावार का 10% उन एनएफटी होल्डर्स को देना है। अगर वो एक फ्लिपकार्ट या ओपन कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए हो रहा है तो वो करना और आसान हो जाएगा, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाना और आसान है। तो अब जस्ट थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर ऐसा होता है तो वो पेमेंट बिटकॉइन में भी रिसीव कर सकता है, पोल में भी कर सकता है, ईथर में भी कर सकता है, स्टेबल कॉइन में भी कर सकता है, रुपी में भी कर सकता है, उस समय के रेगुलेशन के हिसाब से जैसे भी पॉसिबल है। तो सवाल ये है कि ये जो बैरियर्स हमने बनाए हुए हैं, ये बैरियर्स सोच के बैरियर्स हैं। हमें लगता है कि सरकार हमें सपोर्ट नहीं करेगी, पर अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर क्रिप्टो को इंट्रोड्यूस करेंगे तो सरकार आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगी, क्योंकि सरकार को पता है कि एग्रीकल्चर के अंदर हमारा वोट बैंक है। रेवेन्यू रिसीट वारंट इंट्रोड्यूस करने में सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सरकार कहेगी आप ऐसा करो, आईएनआर स्टेबल कॉइन में इशू करवा दो। हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बट उस तरह के लेवल की सोच बनानी पड़ेगी। सौम्य, गो हेड। हेलो सर। जो आप ये रेवेन्यू रिसीट वारंट की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा समझना चाहता हूँ कि जो हमें शेयर्स में डिविडेंड्स मिलते हैं, क्या ये उसी तरह काम करेगा? बिल्कुल, बट है कि डिविडेंड आपको कंपनी अनाउंस करती है, इसमें आपको सीजनल मिलेगा। मतलब सीजनल मतलब आ, आ, एक साल में 2 या 3 बार। जी सर, वही मान मैं लीजिए, थोड़ा। हाँ, मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि एक किसान ने एक सीजन की फसल उगाई। मान लीजिए उसने नवंबर के अंदर धान बोया था, प्लस कुछ और सब्जियां वगैरह बोई थी, और जाके उसको अप्रैल के अंदर धान नहीं, सॉरी, वीट बोया था, और उसको अप्रैल के अंदर जाके कमाई हुई। वो कमाई जब हुई तो उसे टोटल कमाई हुई जाके लगभग 12 लाख रुपया। ओके, एक सीजन की बात बोल रहा हूं। तो 12 लाख का मतलब है कि आपको, आपने अगर 1% का वारंट खरीदा था तो 12 लाख का 1% बना 12,000, तो एक सीजन की आपकी कमाई होगी 12,000 रुपया। ठीक, अगर उसने साल में 3 सीजन की फसल बनाई, जो पॉसिबल है, सियाना किसान ये कर सकता है, अगर जड़ी बूटियां भी लगाए, फूल भी लगाए, फल भी लगाए, तो पॉसिबल है, वो सर्कुलेशन में पॉसिबल है। तो अगर वो 12,000 की 3 पेमेंट्स कर रहा है तो आपको 36,000 रुपया आया। आपने मान लीजिए 5 लाख का रेवेन्यू रिसीट वारंट खरीदा था, 5 लाख के ऊपर आपको 36,000 रुपया आया, तो बेसिकली ये मोटा मोटा लगभग आपका 7-8% बना। ओके, विच इज नॉट अ बैड रिटर्न। मतलब मैं एक बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले रहा हूं। और अगर वो रीजनरेटिव फार्मिंग यूज कर रहा है तो ये उसका रेवेन्यू पहले साल जितना होगा, दूसरे साल उसका 10% बढ़ेगा, फिर वो और 10% बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर उपजाऊ शक्ति जो होती है एक जमीन की, एक सॉइल की, वो बढ़ती है, जबकि इंडस्ट्रियल मॉडल में उपजाऊ शक्ति कम होती है, और जो आपको 20 साल के लिए ये मिलना है। ओके, तो ये बेसिकली डिविडेंड की तरह ही है, बट ये एक प्लेटफॉर्म बेस्ड पेमेंट आपको रेगुलर होनी शुरू हो जाएगी। सो इसको जस्ट थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि इस इकोनॉमी का साइज क्या हो सकता है। मैंने एक कंपाउंड ग्रोथ रेट का फॉर्मूला लगाया, सौरभ या दीपिका वैलिडेट कर सकते हैं कि देखिए, मैंने 2025 में
$14 बिलियन का एक बेस वैल्यू रख लिया और मैंने 30% का CAGR लगाना शुरू किया। 25 साल में ये CAGR के बेसिस पर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का जो साइज है ये बना लगभग $10 ट्रिलियन। मतलब आप सोचिए कि रीजनरेटिव इकोनॉमी कर क्या रही है। रीजनरेटिव इकोनॉमी हवा से कार्बन सोख रही है और उसको सॉइल के अंदर कैप्चर करती जा रही है। जितना कार्बन सॉइल के अंदर जाएगा सॉइल उतनी डार्क होती जाएगी, उसकी टॉप सॉइल उतनी फर्टाइल होती जाएगी और उतनी गहरी होती जाएगी। रीजनरेटिंग फार्मिंग में क्या होता है कि आप उसके ऊपर हल उतना नहीं चलाते हो, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं डालते हो और पानी की इतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ती कि सारा हर समय पानी चाहिए। तो धरती की उस तरह की प्यास कम होनी शुरू हो जाती है और कार्बन जो है धरती के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए कार्बन एक बड़ी कमाल की चीज है, बड़ा कमाल का मिनरल है कि अगर ये हवा में चला जाए ज्यादा तो ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन करता है। अगर ये जमीन के अंदर चला जाए ज्यादा तो ये जमीन को उपजाऊ करता है। अब हमने क्या किया, इंडस्ट्रियल मॉडल के जरिए खदानों के जरिए जमीन से तेल निकाल के जरिए और पानी निकाल के और इंडस्ट्रियल मॉडल से हमने क्या किया, सारा का सारा कार्बन धरती से बाहर निकाल दिया। अब जब कार्बन बाहर आ गया तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये हमारी अपनी बनाई हुई प्रॉब्लम्स है और मैं ये कह रहा हूं कि हम अपनी बनाई हुई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी बना सकते हैं और एग्रीकल्चर इज द बेस्ट मॉडल। ये दुनिया की मतलब कम से कम 1 अरब से ज्यादा तो लेबर क्लास को इम्पैक्ट कर रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एकदम से हो जाएगा। अगर आप एक मॉडल बनाए जिसमें पहले कुछ सरकारों की सपोर्ट हो, कुछ कम्युनिटी के सपोर्ट हो, पहले तो सब्सिडी को, जो आज सब्सिडी इंसेक्टिसाइड में जा रही है, यूरिया में जा रही है, वो सब्सिडी रीजनरेशन में जाए, ब्लेंडेड फाइनेंस की अगर किसान को रीजनरेटिव मॉडल में जाना तो उसको शुरू शुरू में थोड़ा सा खतरा है, उसका खर्चा कम बढ़ेगा या उसकी कमाई कम होगी, तो उसके लिए उसको एक ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल दिया जा सकता है और उसमें रेवेन्यू रिसीट वारंट दिया जा सकता है। फिर उसके बाद सीड बैंक्स कि लोग सीड्स को संभाल के रखें और कम्युनिटी उसकी लाइब्रेरीज बनाए और उसके बाद एनर्जी को धीरे धीरे करके उसकी जो कंजम्पशन है उसको डिक्रीज किया जाए ताकि आपकी आउटपुट आउटकम दोनों बढ़े। और मतलब इसमें मैं आपको व्हाइट पेपर लिखने को नहीं कह रहा हूं, बट मोटा मोटा आपको मैं कुछ उदाहरणें बता रहा हूं कि जो ऑलरेडी यूज हो रही हैं। जैसे अफ्रीका के अंदर खासकर जो सहारा रेगिस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, उसके आसपास के जो इलाके हैं उन्होंने एक टेक्नोलॉजी यूज की है जिसको कहते हैं बेसिकली हाफ, मतलब सेमी सर्कल में वो एक छोटा सा हिस्सा खेत को काटते हैं, मतलब छोटे छोटे हिस्से, मतलब आप समझ लीजिए 10 गज बाय 5 गज का हिस्सा, उसको इस तरह से काटते हैं कि वो ऐसे चंद्रमा की तरह लगता है और उसके अंदर ढलान होती है। यानी कि जब बारिश पड़ती है तो पानी स्पिल ओवर होके कहीं जाता नहीं है, वो उतने ही 10 बाय 5 गज के एरिया में रहता है और वहां पर वो फसल उगाते हैं। अगर आप की खेत के अंदर सोचिए कि आपके पास 100 एकड़ की जगह है और आपके पास पैसा नहीं है ट्यूबवेल लगाने को और पानी बहुत कम नीचे चला गया हुआ है, तो आपके और रेन बहुत कम आती है, तो रेन वाटर के दम पर आप एग्रीकल्चर को कैसे रन करेंगे। तो उन्होंने उसके लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई और इसको अर्थ स्माइल्स भी कहते हैं। वो बेसिकली ऐसे अर्थ की तरह, मतलब ऐसे हाफ चंद्रमा की तरह लगता है, तो उसको अर्थ स्माइल्स टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आप जस्ट सोचिए कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, और ये सिर्फ अफ्रीका के नहीं, एशिया के बहुत सारे हिस्सों में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर कैपिटल की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, पानी बहुत गहरे जा चुका है। इवन अगर आप आज बैंगलोर में आए या पंजाब में चले जाएं तो हजार हजार फुट पर जाके पानी मिलता है।
तो इसका मतलब है कि हमारे पास रेन वाटर को सही तरीके से इंटेलिजेंटली यूज किए बिना कोई चारा नहीं है। और जितना इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जमीन के अंदर नमी को होल्ड करने की ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसी तरह से एक और टेक्नोलॉजी है जो ईस्ट अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यूज हो रही है, इसको बायोडिचेस कहते हैं। कि जो पहाड़ की ढलान होती है, उनके बीच में छोटे छोटे इस तरह से डिचेस बनाए जाते हैं, और उस डिचेस के अंदर पेड़ लगा दिए जाते हैं, ताकि पानी जब आता है तो उसके अंदर से जब जाएगा तो बेसिकली सॉइल इरोजन नहीं होएगा, और पानी धीरे धीरे जाएगा, तो वो फसलों के बीच में जाएगा, तो पानी वेस्टेज नहीं होगा। अब ये भी एक टेक्नोलॉजी है। उसी तरह से की लाइन सब सॉइलिंग, फॉर एग्जाम्पल आप समंदर के अगल बगल रहते हो, नदी के अगल बगल रहते हो, तो नदी आती है और मिट्टी को बहा के ले जाती है। तो की लाइन सब सॉइलिंग ऐसी टेक्निक है कि आप छोटी छोटी इस तरह की फसलें लगाते हो कि वो गहरे जाती हैं। जैसे लास्ट में मैंने लिखा वेटिवर ग्रास। अब वेटिवर ग्रास एक ऐसी ग्रास है जो धरती में 10 फुट चली जाती है। अगर आप किनारों के ऊपर ये घास लगा दें, मतलब आपने मान लीजिए 10 फुट के इलाके में घास लगा दी और ये लगभग 10 फुट तक चलेगी, तो आप सोच लिए 10 फुट गहरी और 10 फुट लंबी और 10 फुट चौड़ी, ये एक तरह से दीवार बन जाएगी, और कोई भी नदी, कोई भी समंदर आपका सॉइल इरोजन, लैंड इरोजन नहीं कर सकता। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर 3000 किलोमीटर का कोस्टल जोन है, और इसके अंदर सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स या लोग, कम्युनिटीज मिलके इस सॉइल इरोजन के सिस्टम, क्योंकि सॉइल इरोजन से क्या होता क्या है कि खेत के खेत बह जाते हैं, खेत के खेत खत्म हो जाते हैं, लोगों की आमदन खत्म हो जाती है, और जो पानी अंदर आ जाता है उससे जो प्रोडक्टिव लैंड है वो कम हो जाती है, और धीरे धीरे रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को भी खतरा होना शुरू हो जाता है। तो अगर सिर्फ इस के लिए हम एक सेविंग सिस्टम, कम्युनिटी सेविंग सिस्टम्स के जरिए ही हम छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर दें, और जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें होगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने इंश्योरेंस के लिए मेडिकल इंश्योरेंस ले ली। अब मेडिकल इंश्योरेंस का आपको फायदा क्या होता है? टेक्निकली तो कोई फायदा नहीं होता, पर अगर कल को कोई एक्सीडेंट हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको उसका फायदा होगा कि आप अपना मेडिक्लेम वहां से ले सकते हैं, अपने हॉस्पिटल का खर्चा वहां से ले सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का है। तो सवाल ये है कि हमारे पास जब तक हम अपने सॉल्यूशंस को क्रिप्टो एज केयर के मॉडल में नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, तब तक हम बेसिकली बुल एंड बियर फेज के इंतजार के अंदर ही घूमते रहेंगे, और जो हो रहा है। जबकि मैं बड़ा हैरान होता हूं कि जब इंसानों को क्रिप्टो की एप्लीकेशंस 24 घंटे यूज करनी होंगी, तो बुल एंड बियर फेस की जरूरत ही नहीं है। आपको सस्टेनेबल ग्रोथ ऑटोमेटिकली मिलेगी। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू रिसीट वारंट, हर 4 महीने बाद आपको डिविडेंड मिलना है। आपने पैरामीट्रिक क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाया, हर 4 महीने में आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम आना ही आना है। ओके, सो और जब आप ये इंट्रोड्यूस करेंगे तो कोई सरकार आपको रेगुलेटरी डर नहीं डालेगी, क्योंकि आज क्रिप्टो स्पेकुलेटर्स के हाथ में आ गया है, गैम्बलर्स के हाथ में आ गया है। जब तक आप उससे बाहर निकाल के क्रिप्टो को आम आदमी के स्मार्टफोन में नहीं डालेंगे, तो जनता आप पर ट्रस्ट नहीं करेगी। जब तक आप पब्लिक इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखेंगे, पब्लिक आपका ख्याल नहीं रखेगी। और इस चीज को मैंने मोटा मोटा अगर मैं देखूं, तो सिर्फ जो जमीन से जुड़ी हुई फसल की इकोनॉमी है, या जो प्रोडक्शन इकोनॉमी है, उसका साइज लगभग 10 ट्रिलियन का है। जो उसके ऊपर डेरिवेटिव सेगमेंट है, जैसे प्रोसेस्ड फूड्स का सेगमेंट है या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का सेगमेंट है, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिए कि ये मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट
उस स्केल का है। अगर आप 40 साल पीछे चले जाएं तो किसी ने शब्द डिजिटल नहीं सुना था, राइट? डिजिटल शब्द किसी ने नहीं सुना था। यहाँ यंग लोग भी हैं और थोड़े ज्यादा 40 प्लस 50 प्लस वाले भी हैं, पर मैं क्योंकि बूढ़ा हो रहा हूं तो 54 साल का हो चुका हूं, तो डिजिटल शब्द हम लोगों ने, मतलब मेरी उम्र 54 साल है, तो हमने पहली बार डिजिटल शब्द सुना था आई थिंक 92 या 94 में, जब मैं 20 22 साल का था, यानी कि 30 35 साल पहले। तो 30 35 साल में ये डिजिटल इकोनॉमी जीरो से शुरू होके आज फेसबुक डिजिटल, गूगल डिजिटल, एनवीडिया डिजिटल, मतलब ये डिजिटल इकोनॉमी का साइज लगभग, मतलब कौन सी चीजें डिजिटल में नहीं है, टेंस और अदर हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हो गई है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जब आप CAGR 20 30 35% पर हर एनम ग्रो करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़े लेवल का आता है। और क्रिप्टो इन कार्बन इकोनॉमी, क्रिप्टो इन रेजिलियंस एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है वो इसी साइज का है। तो जब हम इस लेवल पर देखना शुरू करेंगे तो हमें क्रिप्टो का विद एग्रीकल्चर, विद रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जो स्कोप है वो टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के बराबर का है। और इससे जो हमारी हेल्थ सेविंग होएगी, जो हमारी एनवायरमेंटल सेविंग होएगी, जो पोल्यूशन का कंट्रोल होगा, वो सब, और जो हम खाना खाएंगे वो प्योर मिलेगा, जो वाटर पिएंगे वो प्योर मिलेगा, वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो अलग हैं। मैं अभी उनको काउंट ही नहीं कर रहा हूं। सो ब्रॉडली मैंने आपके सामने क्रिप्टो के अंदर जो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे डिफाई की टेक्नोलॉजी को बड़े आराम से, बहुत ही आराम से क्रिप्टो यहाँ एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है। स्टेबल कॉइन की टेक्नोलॉजी को बड़े आराम से क्रिप्टो में एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है। NFT की टेक्नोलॉजी को बड़े आराम से किया जा सकता है। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चन आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते। तनुज मिसल, यस, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग क्रिप्टो को लॉटरी की तरह ही यूज कर रहे हैं कि लग गई नहीं लगी तो ना लगी। यस, बट ये सोच गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिप्टो का पोटेंशियल इससे कई गुना ज्यादा है। हेलो सर। यस गणेश। मेरा क्वेश्चन ही है सर, आपने बताया कार्बन इकोनॉमी के बारे में, बताया बहुत सारी चीजें आपने बताया, ठीक है। तो जैसे कि ट्रेडिशनल में ना फिशिंग अटैक होता है, ठीक है, तो सिक्योरिटी के लेवल पे इसमें कैसे होगा वो थोड़ा सा बताएंगे सर। देखिए सिक्योरिटी। ये आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा मॉडल कैसे यूज कर रहे हैं। देखिए वैलेट अटैक नॉर्मली बहुत कम होते हैं और आसान नहीं होता है, और इसके लिए अगर आप कंज्यूमर को अवेयर कर रहे हैं तो सिक्योरिटी के इश्यूज को हैंडल करना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, यूपी आने के बाद साइबर अटैक्स बढ़े, डिजिटल अरेस्ट बढ़े। देखिए जब भी एक टेक्नोलॉजी आती है तो उस टेक्नोलॉजी के अंदर एक अवेयरनेस का एक कैंपेन चलाना पड़ता है। तो जब वो अवेयरनेस आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज साइबर हैक्स बढ़ रहे हैं तो क्या लोग यूपीआई इस्तेमाल करना बंद कर रहे हैं? आंसर इज नो। नहीं। यस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज पार्ट ऑफ द अवेयरनेस एंड एजुकेशन कैंपेन। आज प्रॉब्लम क्या है कि क्रिप्टो को कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया नहीं जा रहा है, क्योंकि क्रिप्टो एक गैम्बलर का गेम बन गया है, एक लॉटरी जैसे। जब तक हम क्रिप्टो को सोसाइटी के साथ नहीं जोड़ेंगे, क्रिप्टो को स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जाएगा। जितना हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे उतना हमारा रिस्क कम होगा, सेफ्टी बढ़ेगी। सर इसको मार्केटिंग करने से भी कुछ फायदा मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप ये चूज करिए कि आप किस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, किस तरह की कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं।
इन रियलिटी इस तरह की प्रोडक्ट बनाने में कैपिटल का खर्चा नहीं है, रादर कम्युनिटी बिल्ड करना पॉसिबल अगर है तो आपके लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च करना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रामीण इलाकों को बिलोंग करते हैं और आपके गांवों के अंदर लोगों के पास एटलीस्ट स्मार्टफोन अगर है, तो आप इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। पैरामीट्रिक क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट बना सकते हैं, एग्री क्रेडिट स्टार्टअप बना सकते हैं कि जिसमें रेवेन्यू रिसीट वारंट के जरिए आप लोगों को फंड रेज करें। ये प्लेटफॉर्म से बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं। रेवेन्यू रिसीट वारंट और पैरामीट्रिक क्रॉप इंश्योरेंस, ये तो सबसे आसान प्रोडक्ट्स हैं। और अगर सरकार से बात करनी है तो सरकार लैंड बेस्ड स्टेबल कॉइन इशू कर दे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान के संविधान में लैंड के ऊपर एक्सक्लूसिव कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है और स्टेट गवर्नमेंट लैंड बेस्ड स्टेबल कॉइन इशू कर सकती है। तो किसान को कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, 12 या 15 या 20%, उसको सिर्फ 3% साल का देना है। 1% पंचायत के पास जाएगा, 1% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, 1% स्टेट गवर्नमेंट के, सब खुश। प्रॉब्लम ये है कि हम क्रिप्टो को जब तक आम आदमी और सरकार के लैंग्वेज में परोसेंगे नहीं, सबका फायदा नहीं होगा, तब तक लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सौरभ। गुड इवनिंग सर। सर मैंने ये Good पूछ रहा, जैसे आपने लैंड बेस टोकनाइजेशन कहा कि कैपिटल जनरेट करने के लिए, तो अभी जो किसान है वो यूज कर रहे हैं, आड़तीय सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो बाद में वो मतलब आप कह रहे हो कि लैंड को अपने टोकनाइज कर दिया तो उसके बाद उन्होंने पैसा ले लिया उसके ऊपर। मेरी सर ये क्वेश्चन था, जैसे अभी इतना बड़ा मतलब कि किसान आंदोलन हुआ था वहां पे भी, ठीक है, क्या किसान अपना लैंड इतनी जल्दी देने के लिए रेडी होएगा? सेकंड थिंग सर, कि पहले अगर हम हम एक मिनट मैं लैंड देने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं लैंड के ऊपर जो रेवेन्यू आ रहा है उस रेवेन्यू की शेयरिंग की बात कर रहा हूँ। प्लीज, लैंड के ऊपर जो रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू रिसीट वारंट बेच रहा हूँ मैं, लैंड ओनरशिप नहीं बेच रहा हूँ। ओके 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 ओके, तो ठीक है सर। किसान को यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसने कमाएगा तो देगा ना। और क्या हम सर उसके जो रियल प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी हम ये चीज कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल उसके राइस है, या फिर वाइल प्रोवाइडिंग देम स्टोरेज फैसिलिटीज, तो उनके राइस हो गए या फिर कोई फ्रेश क्रॉप्स होगी। जो अभी की प्रॉब्लम है हाँ वो हाँ सबसे बड़ी बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है फॉर ना। एग्जाम्पल लेट्स, मैं आपको थोड़ा सा और एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म का विजन बताता हूँ। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के लिए 3 चीजें चाहिए होंगी। एक फाइनेंस लेयर जो रेवेन्यू रिसीट वारंट बनेगा, एम आई राइट? दूसरा बनेगा जो वेयर हाउस है, जहां पर उसका जो सामान है वो इकट्ठा होगा और वहां से आगे सेल होगा, एम आई राइट? और नंबर 3 एक फाइनेंस प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये 3 चीजें अगर आप इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म में ले आओ तो क्रिप्टो का इस्तेमाल करके आप एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बना सकते हो। फाइनेंस भी सॉर्ट हो गया, स्टोरेज भी सॉर्ट हो गई, ठीक, और किसान को बहुत लो कॉस्ट पर, जीरो इंटरेस्ट के ऊपर, रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर उसकी आमदन हो गई। आज के ये 3 बड़ी प्रॉब्लम्स है ना किसान की, तीनों सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यही है कि वो जो लॉटरी नुमा दिमाग हमने बना लिए ना अपना, वही सारी प्रॉब्लम। जबकि यहां पर बड़े आराम से हम एक सिस्टम बना सकते हैं जो समाज को डायरेक्ट फायदा पहुंचाएगा। और जब किसान आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा तो कोई भी पॉलिटिशियन आपके खिलाफ नहीं होगा। बट एक एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक फाउंडर को रिसर्च करनी पड़ती है, कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ती है। जैसे मुझे ड्रॉप डी बनाना था, मुझे सोशल डेटिंग विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म बनाना था, तो मैंने उसके लिए 7 साल लगाए, एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूं, वो सब काम कर रहा हूं। तो उस तरह से कम्युनिटी बिल्डिंग, फाउंडर को वो करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, वो कन्विक्शन बिल्ड करना, एक वहां एक डेडिकेशन चाहिए जो हर जगह पॉसिबल नहीं है। हाँ सर, इसको जो स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी yes. तो अपना यील्ड भी पूछेगी ना सर।
हाँ, तो उसमें क्या है, सिंपल सी बात है, क्या हर किसान की, आप मान लीजिए आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर 10,000 किसान आ गए, क्लियर। अब 10,000 किसानों का आप रेपुटेशन भी तो बनाएंगे ना कुछ। हाँ सर। उस किसान की पिछले 3 साल की पैदावार क्या थी, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो किसान ने कितनी पैदावार की, उसके ऊपर कितना उसने डिविडेंड दिया, उसके बेसिस पर उस किसान 10,000 किसानों का रेपुटेशन स्टैक भी बनेगा। हाँ सर। अगर रेपुटेशन स्टैक बनेगा, जैसे आप फाइनेंस में सिबिल स्कोर होता है ना, हाँ सर। तो अगर आम लोगों का पर्सनल लोन के लिए सिबिल स्कोर हो सकता है, तो किसानों का सिबिल स्कोर जैसा क्यों नहीं हो सकता। हाँ सर। हाँ सर। जिसका सिबिल स्कोर हाई होएगा उसको उसको उसका रेवेन्यू रिसीट वारंट महंगा बिकेगा, जिसका सिबिल स्कोर कम होएगा उसका रेवेन्यू रिसीट वारंट सस्ता बिकेगा। हाँ सिंपल है। सर। हाँ और सर। दूसरी बात, आपने रेवेन्यू रिसीट वारंट खरीद लिया, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का खरीद लिया, और कल को आपको पैसे की जरूरत है, आप एक्सचेंज पर जाके बेच दो, जैसे कोई भी टोकन बेचते हो। यस सर। गॉट इट? यस, तनुज। Good evening, sir. Sir, actually, I have two questions. Two questions. First, like you said, crypto has become speculation game, but from where we can learn foundation and make strong foundation about crypto? देखिए, मेरा एक आपसे बड़ा सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि एक तो अच्छे पॉडकास्ट सुना करिए, और दूसरा, आप एक अच्छी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, और तीसरा, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर समझना है तो उसका व्हाइट पेपर जरूर पढ़ा करिए। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। आज की तारीख में हर प्रोजेक्ट का एक टेलीग्राम ग्रुप होता है, उसका हिस्सा बनिए, वहां सवाल पूछिए, उसका व्हाइट पेपर पढ़िए। गॉट इट? और उस प्रोजेक्ट के बारे में देखिए कि भाई वो प्रोजेक्ट एक्चुअली में हासिल क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पढ़ना तो हमें चाहिए। अगर हम पढ़े बिना, मतलब अंधेरे में तीर मारेंगे, तो फिर वो लॉटरी ही है। तो जब लॉटरी डालेंगे तो लॉटरी के अंदर तो भाई तुक्का लग गया। तो तुक्का तुक्का इन्वेस्टमेंट नहीं होता भाई मेरे। एम राइट? Yes, sir. Second question पूछूं sir? क्या? Second, like मैंने टोकनाइज के बारे में भी सुना था, रियल एस्टेट, sir. But if we tokenize real estate for the small investors to let them invest in real estate, but for them there will be have two options. First, the agriculture revenue model, as you said, and second, the flat option, which the rent can be distributed among those all the investors. But for that tokenization, if is there will be required a separate securities market to handle it, like other देखिए, ऐसा है कि option? ये जो रेगुलेटरी सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो के अंदर बहुत सारी मार्केट्स, प्राइवेट मार्केट्स पहले बिल्ड हुई थी, और बाद में धीरे धीरे वो पब्लिक मार्केट्स में तब्दील हुई। तो इसमें अगर आप प्राइवेट मार्केट्स बनाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शुरू में कोई प्रॉब्लम आएगी। जैसे जैसे वो प्राइवेट मार्केट बढ़ेगी, वो ऑटोमेटिकली पब्लिक मार्केट में तब्दील होती जाएगी। और इवन पब्लिक मार्केट में भी एक लिस्टेड मार्केट होती है, एक अनलिस्टेड मार्केट होती है। तो रेगुलेशन के अंदर ऐसा नहीं होता कि सीधे लेवल पर जाके रेगुलेशन हो जाती है। रेगुलेशन का भी एक लेवल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज की तारीख में क्रिप्टो के बारे में हम कहते हैं कि क्रिप्टो हिंदुस्तान में ना लीगल है ना इलीगल है। एम राइट? क्रिप्टो को आप लीगल टेंडर नहीं मानते, समझ आ गई। पर क्रिप्टो को रियल एस्टेट की तरह एक प्रॉपर्टी माना जाता है। आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आप कैपिटल गेन्स टैक्स 30% देंगे, टीडीएस वगैरह देंगे। तो जरूरी नहीं होता कि हर समय आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की 100% कंडीशन लेके चलेंगे। अगर कंज्यूमर को कोई नुकसान आप नहीं पहुंचा रहे हैं और इकोनॉमी को ओवरऑल फायदा हो रहा है, तो वो सेक्टर धीरे धीरे प्राइवेट मार्केट से पब्लिक मार्केट से लिस्टेड मार्केट में ऑटोमेटिकली ग्रेजुएट कर जाएगा। Sir, but like अगर if we are tokenizing a asset, real estate especially,
So like कोई liquidity issues वगैरह तो नहीं होंगे ना? देखिए लिक्विडिटी इश्यूज के लिए अल्टीमेटली कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर टीवीएल होता है, वॉल्ट होता है, पेमेंट यूजेज के मेथड्स होते हैं, वो सारा कुछ होता है। मतलब ये तो आप कौन से प्रोडक्ट की बात करते हैं उसके हिसाब से उसके अंदर वो इश्यूज डिस्कस हो सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। अगर आज की तारीख में हिंदुस्तान क्या दुनिया भर में आरडब्ल्यूएस की बात हो रही है, मैं तो उसी लॉजिक को जो अर्बन हाउसिंग के ऊपर यूज हो रहा है या बॉन्ड्स के ऊपर इशू हो रहा है या इक्विटी के ऊपर इशू हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि आरडब्ल्यूएस का सबसे बड़ा इस्तेमाल तो एग्रीकल्चर में होगा। मैं कह रहा हूं कि आरडब्ल्यू को एग्रीकल्चर में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी आउटपुट बहुत फास्ट मिलेगी आपको। ब्लैक रॉक जैसा प्लेयर आरडब्ल्यू में जा रहा है, बट मैं कह रहा हूं कि भाई एग्रीकल्चर भी तो आरडब्ल्यू ही है। सौम्य। सर सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, ये इसके लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था, क्योंकि ये सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है। और सर मुझे ये लगता है कि हमें मतलब आज के दिन में ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि जो हमारा फार्मिंग जिस तरह से मतलब इंडस्ट्रियल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो फूड एक ऐसी चीज है कि इससे मतलब अगर इस पे हमने ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके ये हमारे खिलाफ ही यूज होगा, हमें कंट्रोल करने के लिए। हाँ हाँ तो हाँ, तो मैं ये सर सोच रहा था कि मान लीजिए कि अगर हमें मतलब इस प्लेटफॉर्म को अगर आगे बढ़ाना भी है, तो उससे उसके लिए शायद ये भी जरूरी है कि हम मतलब ये एजुकेशन भी स्प्रेड करें कि जो इंडस्ट्रियल फार्मिंग है उसके अलावा जो आपने दूसरा अभी आज मॉडल समझा है, रीजेनरेशन वाला मॉडल, उस पे हमारे किसान ध्यान दें। तो सर देखो आपको क्या लगता है, देखो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या अगर हम इस पे काम करना शुरू कर दें जो आप आज कह रहे देखो हो, हाँ तो क्या ये सौम्य इसका ऑटोमेटिक इस पे लोग मतलब शिफ्ट कर जाएंगे, या फिर हमें इसके लिए एजुकेशन स्प्रेड करना पड़ेगा? ये सर मेरा सवाल। देखिए सौम्य, मुझे याद है जब मैं नया नया क्रिप्टो में आया था और मैंने अपना पहला यूट्यूब वीडियो किया था, तो 70 व्यूज आए थे। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको लगभग 2017 या 18 की। 70 व्यूज। आज अगर बिटिनिंग जैसे किसी चैनल पर मेरा वीडियो आता है तो 70 व्यूज नहीं आते, 17,000 व्यूज तक आ जाते हैं, कई बार 22,000 व्यूज आते हैं। सवाल ये है कि हर चीज की कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ती है। मैंने जब क्रिप्टो में शुरुआत की थी, पूरी क्रिप्टो मार्केट कैप $1 बिलियन की थी। सिर्फ $20 का बिटकॉइन था, 20-60 के बीच में इस तरह से घूम रहा था। आज वो लगभग 3,000 बिलियन है। अभी बियर फेस चल रहा है तो 3,000 बिलियन है। अगर इसी ग्रोथ रेट पर गेम चलती रही तो 10 साल 20 साल में कहां पहुंचेगा। तो आज मेरे पास 300 लोग हैं। ये 300 लोग अगर एक एक बंदे के साथ भी शेयर करें तो वो 600 पहुंचता है। देखिए रेवोल्यूशन शुरू शुरू में ऐसा हमेशा ही लगता होता है कि धीरे धीरे आ रही है, और पहले धीरे धीरे होता है फिर सडनली हो जाता है। जैसे इथीरियम के अंदर जब नया नया इथीरियम आया तो 40 सेंट का इथीरियम बिक रहा था। 40 सेंट का मतलब $1 भी नहीं। 2015 की बात बता रहा हूं। और हमें इथीरियम 40 सेंट पे लगता था यार बहुत बढ़िया प्राइस है, बेच देते हैं। तो मेरे भतीजे ने जाके बेच दिया और 5,000 का प्रॉफिट उसने बुक किया। हमने इथीरियम माइन किया था। तो वो इथीरियम बाद में आईसीओ वेव आया 2016 2017 और इथीरियम जंप करके $1,400 पहुंच गया। 40 सेंट से $1,400 कितनी देर में? कुछ में मतलब साल 2 साल के अंदर कितने परसेंट ग्रोथ? लगभग 3,000 गुना ग्रोथ। देखिए आप जो एवोल्यूशन है वो एवोल्यूशन कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत स्लो चलती है,
और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बहुत फास्ट है, बट इसके पीछे एक ही फैक्टर होता है, कंटिन्यूस एफर्ट और कम्युनिटी। कंटिन्यूस एफर्ट और कम्युनिटी जब इस तरह से मिल जाते हैं तो जाके वैल्यू एक्सप्लोड करती है। सो फ्रेंड्स, आज बहुत मजा आया, तो आज हम यहीं पर रोकते हैं। मुझे पहले वीडियो एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दीजिए। यस, सो